हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं सिम्फनी लिमिटेड की। शेयर काफी गिरा है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। क्या रीजंस हुए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी है या निकल जाना चाहिए, वो सारी बातें जो हैं आज इस क्विक वीडियो में एक क्विक एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे बिजनेस और फंडामेंटल्स के अंदर ज्यादा जोर नहीं देंगे और टेक्निकल्स के अंदर सीधी डायरेक्टली बात करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या हमारा कॉल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे हम जो है एक वीडियो यहाँ पे बनाते हैं जिसके अंदर एक काम की बात मार्केट से रिलेटेड हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली सिम्फनी के ऊपर। सिम्फनी के बिजनेस के अंदर क्विकली देख लेते हैं। ये बेसिकली वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज हैं इनके पास में। एयर कूलर्स की अगर आप देखेंगे, स्मार्ट अप्लायंसेज हैं, सारी चीजें जो है जो ये बनाते हैं और काफी लीडिंग कंपनी है, लीडिंग इनका बिजनेस है। हाउस होल्ड कूलर्स, कमर्शियल कूलर, इंडस्ट्रियल कूलर, तो सब तरह के जो कूलर्स बनाते हैं और अपने आप में अपने अंदर जो है इस सेगमेंट के अंदर ये लीडिंग कंपनी है, नो डाउट। तो ये क्विकली इसका बिजनेस हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप तकरीबन जो है 6,500 करोड़ का है। करंट प्राइस 942 है जो कि काफी करेक्ट हुआ है। अगर लो इसका हाई अगर आप देखेंगे तो 1530 था और जो लो था वो 803 है। तो तकरीबन ये जो है अपने जो है लो के अंदर जो यहाँ पे है तकरीबन उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है। पी जो है वो काफी हाई है। तो यहाँ पे जो है ओवर वैल्यूड ये शेयर लगता है। तो लेकिन कोई वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह की कंपनियां जो एग्रेसिव कंपनीज हैं, इनोवेटिव है, अपने सेगमेंट में लीडिंग कंपनी है, वो यहाँ पे जो है हाई पी पे ट्रेड करती हैं। तो वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आरओसी जो है 17% है यहाँ पे। तो ये सारी बातें होगी कोर फंडामेंटल में। क्विकली जो है इसके जो रिजल्ट जो है वो देख लेते हैं जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक एकमात्र इसका रीजन है कि इनकी जो सेल्स है वो काफी डाउन हुई है। और उसका रीजन सीधा सीधा जो है ना, इम्पैक्ट जो है वो कोविड की वजह से यहाँ पे हुआ है। और यही एक रीजन है, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि ये स्टॉक जो है वो काफी डाउन साइड में अभी है, काफी यहाँ पे गिरा हुआ है। और जो पोजीशन क्या लेनी चाहिए वो टेक्निकल्स के अंदर मैं क्लियर करूंगा। तो क्विकली देख लेते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे देखेंगे तो मार्च 2021 के अंदर अच्छे खासे रिजल्ट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक गिरावट देखने को मिली मार्च के मुकाबले। अगर आप पिछले टाइम के हिसाब से देखेंगे तो पिछले काफी टाइम के हिसाब से तो ये तकरीबन कंसिस्टेंट कहूंगा मैं अगर कंपेयर करें पिछले 7-8 जो सेल्स हैं उनके मुकाबले। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स काफी गिरी हैं। अगर एक्सपेंसेस देखें तो वो भी यहाँ पे एक तरीके से कंसिस्टेंट है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा जो कम हुआ है। अदर इनकम देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट है। डिप्रिसिएशन देखेंगे तो वो भी कंसिस्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो जो है यहाँ पे वो भी यहाँ पे गिरा है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासे नंबर से यहाँ पे गिरा है। तो ये जो क्वार्टर रहा, ये क्वार्टर अच्छा नहीं रहा इस कंपनी के लिए। और यही एक रीजन है कि शेयर जो है काफी ज्यादा जो है नीचे जाके कंसोलिडेट हो रहा है। और रीजन सीधा सा है कि जब इनका पीक टाइम जो गर्मी का टाइम होता है वहां पे जो है इनकी सेल्स जो है उस हिसाब से नहीं हो पाई ड्यू टू दैट लॉकडाउन। तो वो सारी वजह यहाँ पे है। और यहाँ पे रीजन एक क्या हो रहा है, रीजन ये हो रहा है कि जिस तरीके से गर्मी का सीजन निकला है। और अगर आप देखेंगे जब जब इनके जो गर्मी वाले जो सीजन होते हैं उनमें इनकी जो सेल्स हैं वो काफी अच्छी होती है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे मार्च 2020 के अंदर 250 करोड़ की थी और यहाँ पे जो है मार्च 2021 के अंदर 339 करोड़ की थी। अगर यहाँ पे देखेंगे मार्च 2019 के अंदर जो है 235 करोड़ की सेल थी यहाँ पे। तो ये इनका एक पीक सीजन होता है। और अब जो सर्दियों वाले जो सीजन के अंदर जो होते हैं वहां पे जो है थोड़ी सी इनकी जो सेल्स है और भी कंपेयर टू जो गर्मियों का जो सीजन होता है उसके मुकाबले कम होती हैं। तो ये एक प्रिडिक्शन है कि आने वाले टाइम में सेल्स जो है और भी कम होंगी। तो और भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ से कम भी हो सकते हैं और यहाँ से कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये एक रीजन जो है, इसी वजह से जो है स्टॉक जो है यहाँ पे काफी जो है गिर रहा है। लेकिन क्विकली ईयर ऑन ईयर देखे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2021 के अंदर सेल्स अच्छी खासी गिरी है। और जो टीटीएम है उसके अंदर भी सेल्स जो है वहाँ पे कंसिस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है 2020 के मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे कम हुआ है। लेकिन टीटीएम के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ओपीएम कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो करंट ईयर के अंदर है कम है। और नेट प्रॉफिट का भी वही हाल है। तो सारी चीजें उसी तरीके से है। बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे बोरोइंग जो है कंपनी की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। और यहाँ पे जो
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल एसेट्स भी है, वो भी इनके पास में जो इनकी लाइबिलिटीज है उस हिसाब से सारी चीजें जो है अप टू डेट है, बुक सारी क्लियर है, उसके अंदर कोई वरी करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो भी पॉजिटिव के अंदर है, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। रेशियो देखें तो आरओसी यहाँ पे नो डाउट कम हुआ है, 50 से ऊपर 50% से ऊपर ट्रेड करने वाला शेयर अभी 16% की आरओसी पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो नो डाउट आरओसी में भी अच्छी खासी यहाँ पे कमी हुई है। अब फंडामेंटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि पब्लिक होल्डिंग है यहाँ पे वो देखते हैं, तो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग जो है तकरीबन पिछले 3 सालों से यहाँ पे कंसिस्टेंट होल्डिंग है, तो बिल्कुल 75% जो है मैक्सिमम होती है यहाँ पे जो है उतनी ही तकरीबन वो लेके बैठे हैं, तो उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। एफआईआईज ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे कम की है और डीआईएस ने भी अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, ज्यादा होल्डिंग्स कम नहीं हुई है, ये इंपॉर्टेंट बात है देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक ने जो है यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है यहाँ पे तकरीबन थोड़ी सी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रोवेंता, नेटवर्क्स और पवन बाकेरी जो है उनके पास में तकरीबन 3% की होल्डिंग है, तो यहाँ पे 6 to 9% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पे इस पब्लिक के आम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है वो देखने की क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने की ये है कि क्या भाव पे अवेलेबल है शेयर, क्या भाव पे अवेलेबल है। सेल्स गिर गए हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर सपोज कीजिए किसी कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और शेयर जो है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, तो वो आप प्रीफर करेंगे, या फिर सेल्स में डाउनसाइड है लेकिन जो स्टॉक का भाव है वो बहुत अच्छे भाव पे अवेलेबल है, काफी नीचे अवेलेबल है, तो वो आप करेंगे। और उस तरीके की कंपनी जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, राइट, उस तरीके की कंपनी जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है तो वहां पे आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है भाव। भाव पे अगर चीजें सही मिले, कंपनी के अंदर अगर थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी है, सेल्स डाउन है, तो वही तो मौका होता है। अगर सेल्स अच्छी होती तो कहां पे हमें ये स्टॉक जो है इस भाव में मिलता, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इसी तरीके से काम करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको, अगर आप ये हमेशा सोच के स्टॉक लेते हैं कि मुझे तो 1 महीने के अंदर इसके रिटर्न चाहिए या फिर 1 क्वार्टर के अंदर रिटर्न चाहिए, अगर आपके ये टारगेट रहते हैं तो इस तरीके के स्टॉक में काम करना ही क्यों है, फिर फंडामेंटल का मतलब ही क्यों है। फिर इस तरीके के स्टॉक में काम कीजिए ना जहाँ पे स्पेकुलेशन होता है, राइट, वहां पे जो है एक सट्टा बाजारी वाली चीजें होती है, वहां पे काम कीजिए। आप वहां पे काम करेंगे तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकते हैं, फिर वहां काम कीजिए। तो फंडामेंटल्स का एनालिसिस करने का मतलब यही होता है कि 1 क्वार्टर के हिसाब से, 2 क्वार्टर के हिसाब से चीजों को नहीं देखा जाता है, चीजों को भाव के हिसाब से देखा जाता है, और अपनी जो एक एक्सपेक्टेशन होती है वो एक टाइम लाइन के हिसाब से होती है, और उनमें कम से कम हमें 6 मंथ्स का टाइम जो है इन तरह की कंपनीज को देना चाहिए, क्योंकि अच्छे भाव पे चीजें अवेलेबल होती हैं तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, राइट। अगर यही शेयर अगर 1600 या 1700 पे होता तो फिर हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता यहाँ पर, राइट। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अगर स्टॉक है और नीचे करेक्ट हुआ है और रीजन कोई मैनेजमेंट में चेंजेस नहीं हुआ है, मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जेनेरिक प्रॉब्लम है कि कोविड वक्त की वजह से प्रॉब्लम आई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये बेस्ट टाइम होता है इस तरीके के स्टॉक्स को कंसीडर करने का। इफ यू वांट ए गुड रिटर्न देन कंसीडर दिस टाइप ऑफ स्टॉक एट दिस लेवल, राइट। तो ये बात हो गई बिजनेस और फंडामेंटल की। अब टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं। टेक्निकल के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें जो है यहाँ पे काम करना है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये तकरीबन अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न जो है इन्होंने पास के अंदर इस स्टॉक ने दिए हैं। एक रैली के अंदर ही रहा है, एक अप ट्रेंड के अंदर ही रहा है, बहुत अच्छे खासे अप ट्रेंड में रहा। 2018 के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के अंदर आया, फिर अच्छा सा एक इसने गेंद दिया, गेंद देने के बाद कंसोलिडेशन में आया, फिर एक अच्छा डिप दिया जो कि पेंडेमिक की वजह से था। उसके बाद में वापस से एक अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में 1511 के बाद में वापस से कंसोलिडेट हुआ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे जो करंट हाई है वहां से शेयर कहां ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन 63% जो है स्टॉक जो है वो यहां से ऊपर था 60%, और इतना ही ये जो है नीचे आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अगर स्टॉक है तो सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट देखते हैं कि सपोर्ट क्या होना चाहिए। तो सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है इसने यहाँ पे तोड़े हैं, नो डाउट, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसने यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे 100 और 200 डीएमए दोनों को यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में देखिए क्यों चीजें ये इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक शार्प ब्रेक था, दोनों को इसने गैप छोड़ा, गैप छोड़ने के बाद में नीचे आया और वहां से अच्छी खासी जो है यहाँ पे गिरावट
गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मत भूलना, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है गैप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गैप, बहुत बड़ा गैप छोड़ा है। और जब इस तरीके से स्टॉक एक शार्प फॉल में या फिर शार्प अपसाइड में हो और इस तरीके से गैप छोड़े, तो जरूर से जरूर वो है उन गैप्स को जो है फिल करने के लिए बहुत जल्दी आता है। तो वो चीजें आपको नहीं बोलनी चाहिए। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे लेवल को तोड़ा, लेकिन लेवल को तोड़ने के बाद में भी तो काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो चुका है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, इफ यू कैन सी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से यहाँ से तकरीबन तकरीबन 14% ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। और कितना करेक्ट होगा? 14% बहुत करेक्शन होता है, राइट। अब यहाँ पे आप देख, जो कि ऊपर से पहले से ऑलरेडी बहुत सारा करेक्ट होके आ रहा है और फिर यहाँ से 14% करेक्ट हुआ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो ये इटसेल्फ में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पे क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मुझे लगता है वो क्या हो सकता है, अगर ये आप देखेंगे तो बियरिश कैंडल, बड़ी कैंडल्स बनी है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनने की कोशिश हुई, मतलब यहाँ पे अब जितने भी बायर्स थे, जितने भी सेलर्स थे, वो तकरीबन यहाँ पे निकल चुके हैं और कुछ यहाँ पे बचे, क्योंकि पब्लिक के पास में इतनी होल्डिंग है नहीं, राइट। और डीआईआईज और एफआईआईज और जो प्रमोटर्स होते हैं वो इस तरीके से निकालते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक डोजी कैंडल बना है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ये बना सकता है। एंड दैट विल बी द इंडिकेशन फॉर दैट मॉर्निंग स्टार कैंडल, एंड दैट विल बी द इंडिकेशन फॉर दैट अपसाइड रिवर्स ट्रेंड में यहाँ से जा सकता है। आई एम कॉन्फिडेंट बट आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट। दिस इज माई प्रिडिक्शन ओनली। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, उसका रीजन मैं आपको बताऊं, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। इफ यू कैन सी दिस रेड लाइन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कई बार जो है ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था स्टॉक ने, और रेजिस्टेंस लेने के बाद में यहाँ से वापस से जो है नीचे गया था। और उसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट इसने लिया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मल्टीपल यहाँ पे भी इसने ये जो है ये सपोर्ट लिया था। तो ये नो डाउट एक सपोर्ट यहाँ पे अच्छा होने वाला है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राउंडिंग जब बना था, तो राउंडिंग बनने के बाद में भी इसने जो इस वाले स्टॉक ने, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली राउंडिंग इस तरीके से काम करती है। लेकिन यहाँ पे एक शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिला, काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे जो है स्टॉक शार्प फॉल में आया। शार्प फॉल के में आने के बाद में अब यहाँ पे जो है अपनी स्ट्रेटजीज क्या हो, स्ट्रेटजीज अपनी सिंपल स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले तो कोई जिनके पास भी ये ऑलरेडी होल्डिंग है, मेरे खुद के पास में भी होल्डिंग है, मैंने 1200 1300 पे काफी इसके अंदर बाइंग की थी और मैं भी अभी लॉस में हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वरी करें, वरी करके जब हमें मुनाफा कमाने का टाइम हो तब वहां से हम निकल जाएं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और ऐसा ये दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेरी सिंपल सी यहाँ पे स्ट्रेटजी है। कल यहाँ पे मतलब मंडे को मैं यहाँ पे देखूंगा कि किस तरीके की कैंडल यहाँ बनती है। अगर यहाँ बुलिश कैंडल हुई, देन इट विल बी ए गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक। और यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आई विल इन्वेस्ट 25% एट दैट प्लेस, 25 to 30%, 1/3 आप कर लीजिए, वहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। और अगर ये यहाँ पे नीचे आता है, वापस से नीचे आता है, देन आई विल वेट फॉर 1 more डे। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो है, अगर ये नीचे भी आता है, फिर भी यहाँ पे मैं जो है 30% का इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद में मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, 30% यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद में 5% अगर और नीचे जाता है तो 30% में फिर इन्वेस्ट करूंगा, और 5% और नीचे जाता है तो 30% में और इन्वेस्ट करूंगा। कोई वरी करने की मतलब मेरी ये स्ट्रेटजी रहने वाली। और मैं आपको उसके रीजन भी बता देता हूँ। देखिए, ये इसका जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे होगा, मल्टीपल टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर आया था। और ये यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जब पेंडेमिक की वजह से सब लॉकडाउन था, सारी चीजें गिरी हुई थी, तकरीबन उस लेवल पे आ जाएगा। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो यहाँ से नंबर निकल के आता है, तो यहाँ से नंबर तकरीबन 14% जो है ये डिप जो है यहाँ तक जो है जा सकता है, वो निकल के आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेट करूं यहाँ तक का, क्योंकि ये स्टॉक जो है अब कभी भी जो है रिवर्स ट्रेंड के अंदर जो है जा सकता है, ये अपसाइड के अंदर जा सकता है। तो सिंपल से स्ट्रेटजी है, यहाँ तक मुझे इन्वेस्ट करना है इस लेवल पे। तो 30% अभी है, 13% अभी है, 3% और नीचे आता है तो इन्वेस्ट करूंगा। अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो इन्वेस्ट करूंगा। और अगर 13 से 5% फिर और नीचे आता है, मतलब 8% के करीबन यहाँ पर जाता है, फिर इन्वेस्ट करूंगा। और नीचे आता है तो बाकी का इन्वेस्ट करूंगा। और यहाँ पे अगर यहाँ तक भी स्टॉक आता है तो मुझे कोई वरी करने की यहाँ पे मुझे जरूरत लगती नहीं है। यहाँ ये बहुत अच्छा स्टॉक है और आपको बहुत अच्छी जो है ये रिटर्न जो है आने वाले टाइम में दे सकता है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन इन तरीके के स्टॉक्स की जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, उनसे एक्सपेक्टेशन 1 या 2 मंथ की एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि इस तरीके से चीजें काम नहीं करती है। और
ये तो ये हमें खुश होने वाली बात है कि अगर ये इस तरीके के स्टॉक अगर नीचे मिलते हैं, देन वी शुड डेफिनेटली कंसिडर दो टाइप ऑफ स्टॉक। भले ही आप ऊपर में अगर लेके फंसे हुए हैं तो अच्छी बात है, एवरेज करने का काफी अच्छा टाइम है ये। मैं बिल्कुल बुलिश हूं कि ये आने वाले 1 साल के अंदर कम से कम 100% का रिटर्न ये देगा, और डेफिनेटली देगा, मोर देन 100% रिटर्न इट विल गिव। बस पेशेंस रखिए, स्ट्रेटजी यूज कीजिए, इमोशन से काम मत कीजिए। नुकसान और मुनाफा जो है स्टॉक मार्केट में होता रहता है, और इसी तरीके से चीजें काम करती हैं। जब मार्केट नीचे जाए तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज देखिए, और जब ऊपर जाए तो वहां पे थोड़े से फियरफुल रहिए कि किस तरीके से हम लालच में, ग्रीड में ना आए और अपने प्रॉफिट जो है पार्शियली हम बुक करें। देन सो दिस विल बी द स्ट्रेटजी। अगर कोई भी इश्यू है, कोई भी कमेंट है या कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अदरवाइज यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस वेबसाइट, दिस इज आवर वेबसाइट। यू कैन कनेक्ट मी फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एज वेल। यू कैन पर्सनली पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। तो ये सारी बातें हो गई। अब कल वापस बात करेंगे एक स्टॉक के एक नए एनालिसिस के साथ में। अगर कोई फीडबैक हो तो दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।